नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मरीजों को रेफर करने पर अब होगी जवाबदेही तय। मुख्य सचिव ने एसओपी बनाने के दिए निर्देश। सीएमओ और सीएमएस के हस्ताक्षर होने अनिवार्य। स्वास्थ्य सचिव को बैठक में दिए गए हैं निर्देश। बिना किसी वजह से रेफर करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। एम्बुलेंस नहीं तो स्थानीय संसाधनों से मदद करें और पुरानी हो चुकी एम्बुलेंस को जल्द बदलने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने बैठक की और इस दौरान स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित भी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी एम्बुलेंस पुरानी हो गई है उनको जल्द से जल्द बदला जाए और बिना वजह किसी भी मरीज को रेफर ना किया जाए। अगर ऐसा होता है और उसके पीछे की कोई ठोस वजह नहीं होती तो अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये कहा है कि सीएमओ या फिर सीएमएस के हस्ताक्षर होने ज़रूरी है रेफर करने के दौरान, ताकि जवाबदेही तय हो सके। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने बैठक की और स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने एसओपी बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर निर्देश जारी किए गए मुख्य सचिव की ओर से अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और ये कहा गया है कि अगर बेवजह किसी भी मरीज को रेफर किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई भी इस दौरान डॉक्टर्स पर होगी। कई बार ये देखा जाता है, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जिसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव की ओर से? देखिए विशाल, मुख्य सचिव ने बैठक ली है। बैठक में जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के विभाग को लेकर के निर्देश दिए हैं, उसमें मरीजों को रेफर करने पर जवाबदेही तय करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ साथ एसओपी बनाने पर भी कहा है। उन्होंने कहा कि सीएमओ और सीएमएस के हस्ताक्षर होने के बाद ही जो है किसी को रेफर किया जाए। इससे पहले उनको रेफर न किया जाए और देखा जाए कि रेफर करने कितना आवश्यक है, कितना नहीं है। अनावश्यक तौर पर जो है रेफर न किया जाए, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो है एम्बुलेंस नहीं है तो स्थानीय संसाधनों से मदद करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो पुरानी एम्बुलेंस हो चुकी है उनको जल्द बदल दिया जाए और नई एम्बुलेंस को लाया जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिस तरह से बैठक हुई है, उसमें तमाम तरह के निर्देश जो जारी किए गए हैं। एसओपी तैयार की जाएगी। एसओपी तैयार करने के बाद जो है जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके बाद जो है एसओपी के बाद जितने भी निर्देश में जारी किए जाएंगे, यानी कि जो विभागीय अधिकारी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उस पर जो है अमल करना होगा। अगर उसके खिलाफ कोई जाता है या उस पर अमल नहीं करता तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। योगेश, अक्सर ये देखा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं चरमराई हुई रहती हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। ऐसे में ये भी देखा जाता है डंडी कंडी के सहारे लोगों को लाया जाता है और अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं होती। उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए और क्या कुछ कहा भी गया है मुख्य सचिव की ओर से? देखिए बिल्कुल, बैठक में जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव मौजूद थे, उनको मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टरों की जवाबदेही सुनिश्चित करिए कि आखिरकार जो पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र इलाके हैं वहां पर जो डॉक्टर्स तैनात है वो सुनिश्चित करें कि वह बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर ही आकर के रेफर किया जाए। जो ऐसा लगता है कि जिस पर जो है ताकि जो है वहां से जो अस्पताल की दूरी है वो भी तय की जा सके। इस तरह की दूरी तय हो। और इतना उन्होंने कहा है कि बिना वजह जो है तो वो उनको रेफर न किया जाए, क्योंकि डंडी कंडी के सहारे जो है कहीं ना कहीं उनको सफर तय करना पड़ता है। इतनी व्यवस्थाएं नहीं है तो निश्चित तौर पर हानि भी हो जाती है कई बार। इसलिए जो है उनको निर्देश दिया गया है और एसओपी जारी करते हुए जवाबदेही के लिए कहा गया है कि डॉक्टर्स की जवाबदेही तय करिए और सुनिश्चित करिए कि डॉक्टर्स वहां पर बैठे, जो स्वास्थ्य लाभ है वो सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा जो चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं है उनका खाका तैयार करके भेजे ताकि वो सुनिश्चित कराई जा सके। यानी कि स्वास्थ्य विभाग को ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह भी बेहतर व्यवस्थाएं करनी है। इनके लिए जो है अपने खाका खंगाला जाए और जो है जो चीजें नहीं है उनके लिए सरकार को निर्देशित किया, सरकार को भेजा जाए ताकि वहां से जो है तमाम चीजों को उपलब्ध कराया जा सके। आने वाले वक्त में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और धारचूला से बड़ी खबर मिल रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पेलसेती झरने के पास हुआ बंद। पहाड़ी दरकने से हुई सड़क बाधित। सड़क का 10 मीटर हिस्सा
वॉश आउट हो गया है। सीमाओं पर जा रही पोलिंग पार्टी भी मार्ग बंद होने के चलते फंस गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहाड़ी दरकने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जो पोलिंग पार्टियां जा रही थी वो भी फंस गई हैं। तो सड़क का 10 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया है और ऐसे में अब आवाजाही करने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना भी करना पड़ेगा। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की घटना ये हुई है? जी विशाल, आपको बताऊं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा चूंकि 2020 जिस वक्त जो है कोविड आया था, उस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित कर दी गई थी। लेकिन 2025 यानी इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को संचालित किया जाना है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसको लेकर राज्य सरकार भी तैयारियां कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश भर में मानसून का दौर चल रहा है, ऐसे में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो ऐसे में ही अगर हम बात करें तो धारचूला से आगे जो पूरा मार्ग जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो वहाँ पर जो है बीते 2020 से लगातार जो है वो मलबा आने से जो मार्ग बाधित हो रहा था। ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो आज भी वहां पर पहाड़ी से भारी भरकम जो है बोल्डर आने के कारण से पूरी तरीके से जो अगर हम बात करें तो 10 मीटर हिस्सा जो नदी का है वो भी उसमें अगर हम बात करें जो रोड का मार्ग है 10 मीटर का, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण क्योंकि नदी के जो बहती है उसका रुद्र रूप था, तो इसके कारण से कहीं ना कहीं आवाजाही में जो है वहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं, चूंकि पंचायत चुनाव भी हो रहे थे, ऐसे वहाँ पर जो सुदूरवर्ती गाँव है, सीमांत गाँव है, वहाँ पर पोलिंग पार्टियों को जाने में भी असुविधा हो रही थी। लेकिन वहीं मार्ग की बात करें, मार्ग को खोलने को लेकर चाहे बीआरओ की टीम हो, संबंधित जिला प्रशासन की टीम हो या फिर लोक निर्माण विभाग की टीम हो, उनको मार्ग सुचारू करने के लिए, आवागमन सुचारू करने के लिए उसमें लगे हुए हैं विशाल। तो आगे के लिए क्या कुछ अब रणनीति भी बनाई जा रही है अमित, ताकि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो समय से पहुंच सकें? इलेक्शन भी होने हैं और साथ ही जो लोग हैं वो किस तरह से आवाजाही करने को मजबूर हैं अब? जी देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि सीमांत गांव है और राज्य सरकार ने कहा है, राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा भी है कि पंचायत चुनाव चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में 2019 के मुकाबले इस वर्ष जो है मतदान बढ़े। तो उसको लेकर पोलिंग पार्टियों जो है, हालांकि उनको पहुंचने में दिक्कतें हो रही क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो रखा है, लेकिन उसको सुचारू करने के लिए प्रशासन की तरफ से इसमें बीआरओ की तरफ से इसको ओपन करने के लिए मार्ग को काम किया जा रहा है। हालांकि इस मार्ग को सुचारू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, कुछ अगर बात करें दिन या शाम तक इसका वक्त लग सकता है, क्योंकि पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है। तो उसको लेकर प्रशासन जो है पूरी तत्परता के साथ मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी के लोगों को सीएम धामी ने दिया बड़ी राहत। सीएम धामी ने जिला प्रशासन को दिए निर्देश, मकानों को फिलहाल ना तोड़ने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण की जद में आ रहे थे मकान, मानसून में नहीं तोड़े जाएंगे किसी के भी घर। डॉक्यूमेंट्स की होगी गहनता से जांच। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़े निर्देश जो हैं वो दिए हैं और बड़ी राहत लोगों को दी है। ऐसे में मकानों को फिलहाल ना तोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे मकान, लेकिन मानसून के दस्तक के बाद इनको तोड़ने पर रोक लगाई गई है और ये कहा गया है कि किसी का भी घर मानसून के समय में ना तोड़ा जाए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के लोगों को बड़ी राहत दी है। तो सीएम धामी ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी भी कर दिए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 48,676 लाख की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानस खंड मंदिर माला मिशन की तर्ज पर केदार खंड मंदिर माला मिशन पर भी कार्य किया जाए, जिससे अन्य मंदिरों को विकसित किया जा सके। महिकाची धाम में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए बाईपास बनाने की प्रक्रिया को और गति दी जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है। वित्तीय प्रगति जो है 2025
25-26 में पर्यटन विभाग में कुल 48,676,05,000 की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महाशु देवता का हनोल में 10 से अधिक कार्य चल रहे हैं, जैसे वीआईपी लॉन्ज है, धर्मशाला है और यज्ञशाला है, दुकानें हैं, पेविलियन निर्माण है, इसके काम चल रहे हैं। और इसके साथ साथ 2,246,76,000 व्यय हो चुका है। मानसखंड मंदिरमाला मिशन में 48 मंदिरों का विकास हेतु चयन किया गया है। प्रथम चरण में 16 मंदिर हमने लिए हैं, जिनमें 125.25 जो है लाख जो हमने स्वीकृत किए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति जो है 51 करोड़ 14 लाख की धनराशि जारी की गई है। 6 मंदिरों का कार्य प्रारंभ है, तो इस पर कार्य किया जा रहा है। और मैंने ये भी आग्रह किया है कि इसी मानसखंड मंदिरमाला के मिशन के तहत केदारखंड मंदिरमाला मिशन भी जो है बनाया जाए, जिससे कि और भी मंदिरों का प्रचार प्रसार हो सके, विशेष करके केदारखंड के मंदिर। कैंची धाम विकास योजना के लिए हम लोग जो है इसमें बाईपास के लिए और भी नाले के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए हमारी योजना है, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो और अल्मोड़ा के लोग और भी जगह के लोग जो हैं वहाँ उनको प्रतीक्षा न करनी पड़े। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज के अध्यक्षता में महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति पुरी महाराज की चादर पोशी की गई है। इसके बाद उन्हें महामंडलेश्वर पद का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा है कि अखाड़े की परंपरा के अनुसार आज सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिपुरी महाराज को वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ फूलों से अभिषेक कर पुष्पमाला पहनाकर संत महापुरुषों द्वारा चादरपोश की गई है और साथ ही उन्हें महामंडलेश्वर पद का अखाड़े की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जिससे वो सनातन धर्म का परचम और प्रचार देश दुनिया में कर सके। देखिए, आज हमारे समीप महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, जो हमारे निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जिनका नाम आपने सुना होगा, स्वामी वेद मूर्तिपुरी जी। आप निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। कल शाम को महाराज श्री हरिद्वार में आ गए और आज इनका सम्मान समारोह था। हमारी परंपरा है, जो भी हमारे महामंडलेश्वर होते हैं उनको सम्मान पत्र दिया जाता है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। सम्मान इनका हो गया और इनका प्रमाण पत्र शेष था। आज इनको महामंडलेश्वरी का प्रमाण पत्र दिया गया है और महाराज श्री की ओर जो भी उस समय जो चादर विधि हुई थी, बहुत कम लोग उपस्थित थे। आज काफी संख्या में हमारे साधु संत आए, जो शेष रह गए थे, उन्होंने आज महाराज श्री का सम्मान किया है, महाराज श्री की चादर विधि की है और महाराज श्री ने सबको अपना अपना आशीर्वाद दिया है। और महाराज श्री ने कहा है कि सभी जितने भी संत महात्मा है, सभी सनातन पे काम करें। जैसे महाराज श्री सनातन की रक्षा करेंगे, वैसे सभी साधु संत महात्मा सनातन की रक्षा करें। त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हरिद्वार की पुण्य धरा पे जहाँ आज लाखों नहीं करोड़ों शिव भक्त गंगा जल भरने के लिए आए हैं, सबसे पहले सभी सनातनियों को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे करोड़ों कांवड़ यात्री आज हरिद्वार की पावन धरा पे आए हैं और गंगा जल भर के लेके जाएंगे, उन सब का मनोकामना देवादिदेव महादेव परिपूर्ण करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने आज स्वागत समारोह रखा था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सभी संतों को बुला करके हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, हमारे परम पूज्य हमारे अखाड़े के सचिव राम रतन गिरी जी महाराज, सभी संत महात्मा दूर दूर से सभी लोग पधारे। सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया और सब लोगों ने आशीर्वाद दे करके हमसे अपेक्षा रखा कि आप सनातन के लिए लक्सर में पुलिस बैरियर पर खड़े सिपाहियों से कांवड़ियों ने अभद्रता और मारपीट की। दरअसल रूट डाइवर्जन के चलते दूसरे रास्ते से जाने का पुलिसकर्मी कांवड़ियों से अनुरोध कर रहे थे,
तभी कांवड़ियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी। साथ ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में कार्रवाई भी करेगी। रामनगर शहर में आवारा गायों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं, तो वहीं गायों द्वारा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका में प्रदर्शन करते हुए एक गाय को पकड़कर नगर पालिका पहुंचाया है। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा है कि नगर पालिका में जिम्मेदार अधिकारी केवल एसी रूम में बैठकर अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि 3 दिन के भीतर शहर के आवारा गांव को नगर पालिका प्रशासन द्वारा गौशाला तक नहीं पहुंचाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक बयान जारी किया सर्व समाज के बीच में, और लंबे समय से रामनगर क्षेत्र में गाय माता जिनकी स्थिति खराब है, जो रामनगर क्षेत्र में गली कुचों में घुसती हैं, रहती हैं और एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में जो रामनगर नगर पालिका में जो ईओ साहब हैं, वो केवल रामनगर क्षेत्र में ईओ साहब केवल एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है गायों के प्रति, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज करणी सेना द्वारा एक गाय नगर पालिका के अंदर हमने भेजी है और 3 दिन का अल्टीमेट दिया। यदि 3 दिन के भीतर रामनगर नगर पालिका गायों को उठा करके गौशाला नहीं छोड़ती है तो हम 3 दिन के भीतर रामनगर क्षेत्र की हजारों की तादाद में जितनी गायें, सारी गायों को रामनगर की नगर पालिका में लाने का काम करणी सेना करेगी। नगर पालिका द्वारा समय समय पर गाय पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, जिसमें नगर पालिका द्वारा अब तक के 93 गाय पकड़कर गौशाला भेजी जा चुकी हैं। और इनके द्वारा करणी सेना द्वारा जो भी अल्टीमेटम दिया गया है, इस निर्धारित 3 दिन के निर्धारित समय में हमारे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से गाय पकड़ने का कार्यक्रम चलाकर गाय को गौशाला भेज दिया जाएगा। और नगर पालिका द्वारा खुद की एक गौशाला बनाई जा रही है, जो कि लगभग 1 या 2 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद गाय जो आवारा पशु हैं, निराश्रित पशु हैं, इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था कर दी जाए। हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर शिव भक्त रवाना हो रहे हैं। शहर में तेजी से यातायात बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस हर मोर्चे पर डटी हुई है। जगह जगह पुलिस ट्रैफिक को नियंत्रण भी कर रही है। गंगा घाटों से हाईवे तक एक सुव्यवस्थित निकासी व्यवस्था भी की गई है। देवभूमि उत्तराखंड हर साल आपदा झेलती है, जिससे भारी नुकसान होता है। इस वर्षा मानसून के शुरुआती दिनों में ही कई लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि आपदा को लेकर राज्य के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन सामने आई कई तस्वीरें डरावनी हैं। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। देहरादून सहित राष्ट्रीय आपदा परिचालन केंद्र में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिलों के अधिकारियों ने मौजूदा हालातों की जानकारी और दिशा निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया, जो कि सटीक साबित हुआ। रविवार रात से ही रुक रुक कर ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद कई सड़कें बंद हैं। एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं। और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं, वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम है वो करने के लिए तैयारी की जाए। एनडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। एसडीआरएफ हमारे अलर्ट मोड में है
इसके अतिरिक्त जितने भी बचाव और राहत के कार्य हैं वो तत्काल किए जाएं। उसके लिए सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार मॉनिटर कर रहा है। प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन भूस्खलन की वजह से लोगों को कई जगहों पर परेशानियां भी हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर कंचन नाले में उफान आ गया, जिसके चलते कंचन नाले के आसपास वाहनों का लंबा जाम लग गया। बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नीचे से स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर भी, उस तहसील में, उस पटवारी क्षेत्र में, उस परगना में और ब्लॉक में, ऐसे सभी जगह पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सचिव श्री विनोद सुमन जी ने हमारे सभी जगह ये यहाँ से एक गाइडलाइन भेज दी है। उसके अनुरूप सभी जगह पर ये आपदा से संबंधित कार्यों को करने के लिए समितियों का, निगरानी समितियों का भी गठन करने के लिए कहा है। बात सिर्फ चमोली की नहीं है। राज्य के कई जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़क तक बाधित है, जिसे खोलने का काम जारी है। राज्य के मुखिया भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पिछले कई सालों में आपदा का अनुभव है और लिहाजा उसी हिसाब से विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और नदी नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भूस्खलन वाले चिन्हित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान बरतने की जरूरत भी है। रात भर बारिश होती है और बहुत सारे स्थानों पर यदि केवल प्रशासन ही देखता रहे तो जानकारी नहीं हो पाती है कि यहाँ अत्यधिक जलभराव हो गया है, लोगों के घरों में जलभराव हो गया है। पिछले सालों के अनुभव रहे कि रात भर बारिश होती रही और प्रातःकाल एकदम से कुछ स्थानों पर जैसे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानकमता, इन क्षेत्रों में घरों में 8-8, 10-10 फीट पानी घुस गया और लोगों को तब पता लगने लगा कि जब जो है वो पानी बिल्कुल उनके बिस्तर में आ गया या कहीं ना कहीं डूबने की स्थिति हो गई। और बहुत सारे स्थानों पर मकानों की छतों को ऊपर से काट कर भी लोगों को बचाया गया। इसलिए पिछले सालों के अनुभव हैं, इसलिए इस वर्ष वो अनुभव हम पहले से ही जो है अपनी जो हमारा जो कार्य है, जो कार्य व्यवहार है, उसमें सम्मिलित कर लें, क्योंकि ये पिछले सालों के अनुभव हैं। उन अनुभवों से सीखकर हम जो है आगे के लिए सभी प्रकार से तैयार हो जाएं। आपदा को लेकर बैठकों का दौर और राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कभी आपदा सचिव बैठक करते हैं, कभी मुख्य सचिव, तो कभी खुद ही मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलों में आपदा जैसे हालात हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़क तक बाधित है। राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के ही सांसद हैं और फिर भी तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। मुख्यमंत्री बैठक करते रहे, बैठकों पे बैठ के मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय स्थिति इतनी हालत खराब है। पूरे राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है, पूरे राज्य के राज्य राजमार्ग बाधित हैं, पूरे राज्य के संपर्क मार्ग बाधित हैं। प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जिला मुख्यालयों से कटे हुए हैं। राजधानी की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड, भू धसाव, बाढ़, पूरे राज्य के अंदर बादल फटने की घटनाएं, बहुत स्थिति खराब है। बैठकें हो रही हैं लेकिन नतीजा सामने नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, 5 सांसद चुने थे हमने, ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ, केदारनाथ तक सारे रास्ते कम से कम 150 जगह मलबा आया हुआ है, बाधित हैं। पूरा लाम पकड़ की स्थिति खराब है, जोशीमठ की स्थिति खराब है, गुप्त काशी की स्थिति खराब है। पूरे पैदल मार्ग की, केदारनाथ की जो यात्रा का रूट है वो सारा खराब हो रखा है। यमुनोत्री में हालत खराब है। कहाँ हैं हमारे 5 सांसद? बलूनी साहब कहाँ हैं? बहुत बड़ी पहुँच है उनकी। तो राज्य के सबसे ताकतवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक हैं, राज्य की, देश की सत्ता के सबसे नज़दीक हैं। तो अनिल बलूनी साहब ने तो 5 जून के बाद कोई दौरा ही नहीं किया। ये जुलाई का महीना बीत रहा है, पूरा सारे राज्य में आपदा है। और ख़ास तौर पे उनकी गढ़वाल लोकसभा में महारानी जी कहाँ हैं? कौन से महल में बैठी हुई हैं? पूरे प्रदेश की हालत ख़राब है। 5 के 5 सांसद जो चुने हुए हैं वो बिलों में घुसे हुए हैं। दिल्ली अब संसद सत्र का बहाना हो जाएगा तो अभी आप पूरे अगस्त तक नज़र नहीं आओगे। राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है, यहाँ बैठकें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। आरोपों की राजनीति के बीच कई सवाल हैं।
जिसका जवाब साफ शब्दों में दे पाना बेहद मुश्किल है। सियासत करने वालों से लेकर राज्य की जनता तक जानना चाहती है कि उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है। यहाँ के पहाड़ नाजुक हैं। ऊपर से उत्तराखंड में बढ़ती आबादी और पर्यटन के दबाव से लगातार सड़कें, सुरंगें, हाइड्रो प्रोजेक्ट और होटल बनाए जा रहे हैं। इससे प्राकृतिक ढलानों की स्थिति और स्थिरता पूरी तरह से टूटती जा रही है। पहाड़ों की कटाई और पहाड़ों की खुदाई मिट्टी कमजोर कर रही है, जो कि बरसात के समय में बहकर लैंडस्लाइड का कारण बनती है। कुल मिलाकर यह है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो भारी नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।